नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं हर्षवर्ल गुप्ता और आज भी मेरे साथ हैं कर्नल वीके साही वीर चक्र। कर्नल साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल साहब, धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हमने शहीदों की शहादत पर भेदभाव के बारे में बातचीत की थी। एक शहीद जो जम्मू कश्मीर का शहीद होता है उसके परिवार को उसको बाद में क्या मिलता है और जम्मू कश्मीर के बाद जो शहीद होते हैं उनको क्या मिलता है, इसके बारे में हमने खुल के चर्चा की थी और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे दर्शकों ने इसको बहुत सराहा और उन्होंने भी जो बातें आपने हमें उस एपिसोड में बताई उन सब से वो सहमत थे और सबकी आवाज़ थी कि ये सब कुछ हमें भी इन जम्मू के लोगों को भी मिलना चाहिए। यहाँ हर रोज़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, अपने हक मांगे जा रहे हैं। कोई पेंशन का हक मांग रहा है, कोई नौकरी का हक मांग रहा है, कोई और चीज़ मांग रहा है। लेकिन ये सेना जो हमारे सैनिक हैं यही एक है जो शहादत भी दे देते हैं, देश की रक्षा भी करते हैं, सरहदों पे खड़े भी रहते हैं, लेकिन कभी प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, सड़कों पे नहीं आते हैं, अपनी मांग नहीं को मांगते हैं और ना ही उनके शहीद होने के बाद उनके परिवार ये सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा था कि ये देश का, ये समाज का, ये हमारा सबका फर्ज बनता है कि एक जवान जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए शहीद हो गया है उसके परिवार की रक्षा करना, उसके परिवार को देखना हमारा कर्तव्य बनता है। हमने पिछले एपिसोड में बताया किस तरह से अरुणाचल के बाद जो 5 जवान हमारे शहीद हुए उनमें से 3 हमारे जम्मू के थे, जिनमें से जुगल किशोर और विशाल शर्मा और 2, एक बार अरुण कातल की बात करूंगा लेकिन उससे पहले ये बताऊंगा कि 2 अंग्रेज सिंह और गुरवेज सिंह और अखिल कमाल ये पंजाब के थे। जी, अक्षय पठानिया और गुरबेज सिंह ये 2 पंजाब के थे। जम्मू के 2, तीसरा जो हमारा शहीद था अरुण कातल वो लखनपुर का था। लखनपुर से पठानकोट कितनी दूरी पे है ये जम्मू का हर वासी जानता है, देश का हर वासी जानता है। उसको, उसके परिवार को उसकी शहादत के बाद 50 लाख रुपए मिले और हमारे यहाँ इन्होंने, सरकार ने यह रखा है जो जम्मू में शहीद होता है उसको 5 लाख दिए जाएंगे, लेकिन अगर वो जम्मू के बाहर शहीद होता है उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। जिसमें से हमारे ये 3 जवान हैं, ये 3 जवान बाहर शहीद हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए। मैंने पहले भी कहा था कि सेना में भर्ती होने के ये नहीं सोचते कि हमारी शहादत की कोई रेखा खींची गई है, हमने देश की रक्षा करनी है, शहीद कहाँ होना है कोई पता नहीं है। लेकिन ये दोनों राज्यों के व्यवहारों में फर्क क्या है? सबसे पहले बड़ी बात ये बताऊं, अगर भारत का कोई भी सेना जो सेनानी है जम्मू कश्मीर में शहीद होता है तो उस राज्य में उसे, उसके परिवार को पूरी सहायता मिलती है। जैसे हमारे पास मिसाल थी कर्नल बाबू की, वो हमारे जम्मू कश्मीर में शहीद हुए लेकिन उसके अपनी स्टेट ने 1 करोड़ रुपया उसके परिवार को दिया और उसकी बीवी को एक IAS की ऑफिसर बनाया, वहाँ अच्छी नौकरी मिली। यहाँ पे इन शहीदों के परिवार जो है वो, जैसा आपने पहले भी कहा था, छोटी उम्र में भर्ती होते हैं, जज्बा होता है कुछ करने का, उसी जज्बे में कौम की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए शहादत देते हैं, पीछे से रहते हैं उसकी जवान बेवा, उसके बूढ़े माँ बाप, उसके कुंवारी बहन और उनके आगे कितनी विपदाएं आती हैं। ये सब चीज़ें यहाँ सब कुछ सामने देखने को आ रही है। इससे पहले कर्नल साहब,
मैं बात को आगे बढ़ाऊं और आपसे ये जानना चाहूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मणिपुर के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर का एक जवान राम सिंह शहीद हो गया था। नायब सूबेदार राम नायब सिंह। जी सूबेदार जी। उसके परिवार को आज तक कुछ नहीं मिला। उसको यही कहा गया कि वो जम्मू और कश्मीर में ये शहीद नहीं हुआ, इसलिए हमारा राज्य इसकी कोई सहायता नहीं करता। पहले मैं आपको दिखाता हूं उसकी पत्नी ने क्या कहा। जी। वाला है और मैं शहीद राम सिंह की वाइफ हूं, जो कि 4 जून को मणिपुर में शहीद हुए थे और उनकी इस बहादुरी के लिए सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। और गवर्नमेंट ने मैं कोई भी फैसिलिटी अभी तक कुछ भी हेल्प नहीं की है, कोई फैसिलिटी नहीं की है। क्यों? क्योंकि मुझे यही बोल के हर बार वापस भेज दिया जाता है कि आपके हस्बैंड तो मणिपुर में शहीद हुए, हम कुछ नहीं कर सकते, फैसिलिटी नहीं दे सकते, आपको कुछ भी लागू नहीं है। क्यों नहीं लागू है? जब कोई एक शहीद होता है तो वो जहां मर्जी शहीद हो, वो एक शहीद है, चाहे वो जम्मू में है चाहे वो मणिपुर में है। शहीदों के साथ क्यों भेदभाव करते हैं? वो शहीद तो शहीद होता है। क्यों? जब एक मिलिटेंट मरता है तो उसके फैमिली को पैसे मिलते हैं, उनकी फैमिली को जॉब मिलती है, और जब एक आर्मी वाला शहीद होता है उसकी फैमिली को पूछता तक कोई नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं देते हैं, कोई को आप हेल्प करते हो, पैसे देते हो, जॉब देते हो। अब मैं अपने बच्चों को बताऊं, मिलिटेंट बना दूं, फिर वो मेरा बेटा आर्मी में जाना चाहता है तो मैं उसको आर्मी में भेजूं या मिलिटेंट बना दूं? आप आर्मी वालों को तो कोई फैसिलिटी नहीं देते हो जब वो शहीद हो जाता है, और मिलिटेंट के परिवार को पूरी फैसिलिटी देते हो। क्यों? तो कल साहब ये था सब हमारे जम्मू कश्मीर पे जो हम बात कर रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि लोगों ने हमारी बात को समझा है और आपसे भी काफ़ी बातचीत लोगों ने की, कंडक्ट किया। हमें भी इस सब्जेक्ट के लिए उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इस पर बात करनी पड़ेगी। अब ये है कि किस तरह से कोई भी सेनानी, कोई भी लड़का जम्मू कश्मीर में आने से गुरेज क्यों नहीं करेगा। आदर्श जी, दिल को छू जाती हैं ये बातें। जैसा अंजुबाला है बाला मणिपुर में शहीद हुआ नायब सूबेदार राम सिंह, ऐसी बहुत बालाएं हैं जिनके सर्वस्व, जिनके पतिदेव शौहर देश की सेवा करते हुए जे.एंड.के के बाहर शहीद हुए और उनको जे.एंड.के गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं दिया जाता। इसके साथ ही ये भी सोचिए कि वो सब वीर जो महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, केरला से, उड़ीसा से, असम से जे.एंड.के बॉर्डर पर भारत की रक्षा करने आते हैं, उनको भी हमारी जे.एंड.के सरकार नहीं देती। मैं जानना ये चाहता हूं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, अभी तो वो नहीं है निज़ाम, 370 भी नहीं है, क्या आप इनको बाकी देश में जो हो रहा है उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते? दिल्ली में 1 करोड़ देते हैं, महाराष्ट्र में 1 करोड़ देते हैं, ये 10-15 किलोमीटर आगे जो अंकुर काटल को लखनपुर में नहीं मिलेगा, वही उसके अक्रॉस जी जी अक्षय पठानिया और गुरबेज सिंह को 50-50 लाख का अनाउंसमेंट हो गया। मैंने कल डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर पंजाब से बात की। ऐसा भेदभाव क्यों? मुझे लगता है ये जो रूल्स बनाए गए थे एब्रोगेशन 370 से पहले, एक शायद मकसद रहा होगा कि किस तरह सोल्जरिंग को जम्मू में डिस्करेज किया जाए, किस तरह से जाबाज जो खुले दिल से जान हथेली पर लेकर फौज में आ जाते थे उनको नीचा दिखाया जाए, कमजोर किया जाए, पूरा फौज को कमजोर किया जाए। कहने वाले कहते हैं जी वो अभी भी भर्ती लगाओ तो 10
100 का हो तो 10,000 उधर आ जाता है। कौन आ जाता है? बेरोजगार, जो अपने आप को मजदूरी के काबिल भी शायद फिट नहीं मानता, वो फौजी तगड़े राशन, अच्छे राशन और अच्छी खुराक, अच्छी रूटीन और जॉब सिक्योरिटी, सबसे बड़ी बात, डेली वेजर का कोई सिक्योरिटी नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी नहीं होता, जॉब सिक्योरिटी के कारण आ जाता है। पर अच्छे कैलिबर का बच्चा, इंटेलेक्चुअली तंदुरुस्त, फिजिकली तंदुरुस्त, आज फौज में आने के लिए तैयार नहीं है। रिजल्ट क्या होगा इसका? द कैलिबर ऑफ इंडियन आर्मी एनरोलमेंट्स फ्रॉम आवर स्टेट विल गो डाउन। अच्छे कैलिबर के बच्चे और जॉब्स में निकल जाएंगे, रियासत से बाहर निकल जाएंगे, डेमोग्राफी कमजोर हो जाएगी। वो लोग रह जाएंगे जो फौज में नौकरी करके देश की रक्षा करने के लिए या काबिल नहीं है या अपने आप को वो इस झमेले में डालना नहीं चाहते, जज्बा नहीं है उनमें। तो कम जज्बे वाले लोग आ जाएंगे फौज में, सिर्फ बेरोजगार नौकरी ढूंढने वाले आ जाएंगे। जो एक रेसेस थी, जो एक जज्बा था, जो वो लोग थे जो कि फक्र समझते थे फौज में आना, जो आज भी आप जाइए किसी भी गांव में जाइए। कर साहब, इसमें से जो हमारे शहीद राम सिंह नायक सुबेदार थे, उनकी पत्नी ने बहुत बड़ी बात कही। मैं सोच रही हूं कि बेटे को सेना में भेजो, मिलिटेंट बनो। सही बात है, बहुत ही बात है, एक ऐसी बात है उसने कही है, बहुत बड़ी बात है कि एक मिलिटेंट के मारे जाने पे उसके परिवार वालों को पैसा दिया जाता है, उनका सबका ध्यान रखा जाता है, और सेना का जो शहीद हुआ है उसकी पत्नी को यही कहा जाता है कि तुम्हारा पति जम्मू कश्मीर में शहीद नहीं हुआ था, इसलिए तुम्हारी कोई सहायता नहीं की। किस तरह से सोच बदल दी जा सकती है हर घर के अंदर। ये आदर्श जी, कहना बड़ा सख्त लग रहा है मुझे, जो अल्फाज यूज किए जाते हैं वो इतने डिप्लोमेटिक या इतने टैक्टफुल नहीं है। साफ कहते हैं वो इंडिया में नौकरी किया, इंडिया में जाकर मरा, जाओ इंडिया से ले लो पैसा। हम कहाँ हैं? किधर है मेरा ये जम्मू कश्मीर? किधर है मेरी ये अभिन्न अंग देश का? वो जो कारिंदे बैठे हैं वो इस तरह जवाब देते हैं, इंडिया में सर्विस करता था ना, इंडिया से तनख्वाह लेता था, पैसा ले लेगा इंडिया में जाकर, मरा भी तो इंडिया में जाकर है। तो क्या हम लोग आज भी एब्रोगेशन 370 का करने के बाद वहीं खड़े हैं जहां पिछले 70 साल से खड़े थे? 70 साल का हिसाब तो आज मांगना बड़ी दूर की बात हो गई। पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हाथ जोड़कर बोलता हूं, कम से कम आप तो इंसाफ कीजिए। मलिक साहब आए, उनके सामने ये मुद्दे रखे गए, बड़ी अच्छी हामी भरी। वोरा साहब से कभी बात करने का, या उसके पहले फौजी गवर्नर्स रहे, उन सब का तो जवाब होता था भाई ये सरकारी फैसले हैं, मैं एक हद तक सजेस्टिव कर सकता हूँ, फैसला नहीं ले सकता। पर आज मलिक साहब आए, मुर्मू साहब आए, अब सिन्हा साहब बैठे हैं, क्या आप लोग भी फैसला नहीं ले सकते? तो फिर ये 370 हटाकर हमने किसको क्या बनाया? क्या इससे J&K का, खास तौर पर जम्मू खित्ते का कुछ भला हुआ है? और अगर नहीं हुआ है तो इस पूरी मुहिम पर एक बार फिर दोबारा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है? क्या हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां शेख साहब के सामने खड़े थे, फारूक साहब के सामने खड़े थे, या उमर साहब या मैडम महबूबा के सामने खड़े थे? हर 6 महीने में एक मीटिंग शेड्यूल्ड है जिसमें सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर बैठा करते थे और फौजियों के ऐसी प्रॉब्लम्स को सुना करते थे। लास्ट मीटिंग उमर साहब ने ली थी, वो भी बड़े शॉर्ट टाइम में, सरसरी तौर पर, और जिसमें कोई
अहम क्या कोई भी फैसला नहीं हुआ। हाँ हूँ। उसके बाद आज इतने बरस गुजर गए, वो मीटिंग ही नहीं हुई है, न गवर्नर साहब की न चीफ मिनिस्टर की। इसका डाउन द चैनल नतीजा देखिए, हर डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर 6 महीने में एक बार, वो भी जो लोकल सैनिक बोर्ड का जो दफ्तर है उनके वो भी चेयरमैन हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में ये मीटिंग हर 6 महीने हुआ करती थी। चीफ मिनिस्टर ने छोड़ दी, गवर्नर ने छोड़ दी, इन लोगों ने भी छोड़ दी। अब किस डिस्ट्रिक्ट में होती है नहीं होती है, आमतौर पर नहीं होती है। तो वो एक फौजी कहाँ जाएंगे? ठीक कहा आदर्श जी आपने, हम सड़कों पर नहीं जाएंगे, हम हड़ताल भी नहीं करेंगे, हम नारे भी नहीं लगाएंगे, हम बुरी भाषा का और गाली गलौज का भी प्रयोग नहीं करेंगे। और इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर फिर जंग होगी, फिर मुहाम पर जाएंगे, फिर शहीद हो जाएंगे, खून दे देंगे, जान दे देंगे इस देश के लिए। पर आप लोग क्या करेंगे? सराहना कर देंगे, जैसे पहले निंदा कर दिया करते थे, सराहना कर देंगे। आर्मी डे होता है, विजय दिवस होता है, गणतंत्र दिवस होता है, क्या करते हैं? मैंने पिछली बार लिखा था आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के लिए, बड़े अच्छे शब्द उन्होंने प्रयोग किए, बड़ी सराहना की उन्होंने ये विजय स्तंभ पर जाकर सैनिकों ने जिन्होंने शहादत दी, उनकी वीरगति की। तब भी मैंने ये कहा था कि श्रीमान, ये जो विजय स्तंभ बना हुआ है, ये सब शहीदों के नाम लिखे हैं, इन सब शहीदों की माताएं भी हैं, इनकी बहनें भी हैं, इनकी पत्नियां भी हैं, थोड़ा उनका भी तो विचार कर लीजिए। या सिर्फ हम फोटो सेशन और भाषण तक अपनी दिनचर्या को पूरा कर लेते हैं? क्या उनकी सहानुभूति एक लिप सर्विस, ज़बानी जमा खर्च के आगे और कुछ नहीं है? क्या माना जाए कि ये सब सराहनीय शब्द जो है एक नाटक का हिस्सा है? और जब उनको कुछ देने का वक्त आता है तो आपका कारिंदा कहता है इंडिया में जाओ। बहुत गलत बात है ये। सबसे पहली बात तो यह है कि इनको इमीडिएट, अगर कोई शहीद होता है, अभी 5 लाख है, 5 लाख तो कम से कम उनके उस परिवार के क्यों दिया जाए 5 लाख? अगर पठानकोट में 50 लाख दे रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर महाराष्ट्र में 1 करोड़ दे रहे हैं, अगर दिल्ली में 1 करोड़ दे रहे हैं, तो क्यों 50 लाख दिया जाए? 5 भी देने को तैयार नहीं ना। देखिए आदर्श जी, मैं 50 को भी मानने को तैयार नहीं हूं, बिल्कुल, क्योंकि जे.एंड.के ने जितना फौजियों का खून पिया है, देश की किसी और स्टेट ने, किसी यूनियन टेरिटरी ने नहीं पिया। जितना कर्जा जे.एंड.के को उतारना है, इतना किसी और स्टेट को नहीं उतारना। अगर दिल्ली 1 करोड़ देता है तो इन्हें 2 करोड़ देना चाहिए। राजस्थान 50 देता है, हरियाणा 50 देता है, पंजाब 50 देता है, महाराष्ट्र 1 करोड़ देता है, दिल्ली 1 करोड़ देता है, झारखंड 1 करोड़ देता है। हम पीछे क्यों? इन्हें उनसे बढ़ चढ़कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा खून इस मिट्टी ने पिया है। जिंदा बैठा हूं पर मेरा खून शामिल है उसमें। ये कम क्यों दें? आखिर किस लिए? यही सलूक ये अवार्डीज के साथ करते हैं। जो मरता नहीं वो बच जाता है, और अगर बहुत सराहनीय वीरता प्राप्त करके
करके वो मरता है तो उनके अवार्ड्स को ऐसा करती है। तो सबसे बड़ी बात है, शहीद राम सिंह को सेना मेडल दिया गया, पर किस बहादुरी से वो लड़ा होगा, इस बात का यह सबूत है। और आप कहते हैं वो जम्मू कश्मीर में नहीं मरा इसलिए हम उसकी परिवार की कोई सहायता नहीं कर सकते। एनओटी दे देंगे उसको शायद 500,000 रुपए की, जो कि 4 गुना है पंजाब में, माधोपुर बॉर्डर के पार लखीमपुर से वो बैरियर क्रॉस करो तो जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र को एनओटी स्टेट गवर्नमेंट देती है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आज नहीं करूंगा, जो स्टेट गवर्नमेंट देती है उसमें हमारी J&K की स्टेट गवर्नमेंट 5 अगस्त 19 तक, और उसके बाद यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित जो अपने आप को बहुत बड़ा हितैषी बताते हैं सैनिकों का। पॉलिटिक्स मेरा काम नहीं है। वो जो एनओटी देते हैं वो 1/4 से कम है, माधोपुर से, हरियाणा से, राजस्थान से। आखिर क्यों? क्या हमारा खून कहीं सस्ता मिल जाता है? क्या हमारे प्राणों की कीमत कम है? क्या हमारे बच्चों की स्कूल फीस कम लगती है? और भी इसके साथ रिलेटेड मुद्दे हैं जो शायद मैं किसी और एपिसोड में ले जाना चाहूँगा। यहाँ पर सैनिकों को उनका जो हक है, उनका जो राइट है, उसकी फैमिली को मिलना चाहिए। कर्नल साहब, हम मुबारकबाद देते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि उन्होंने जम्मू को खूबसूरत बनाने के लिए कदम उठाए हैं। कल बागे बहू में म्यूजिकल फाउंटेन चलाए हैं और रिवर यहाँ पे बेड का उद्घाटन किया है। जम्मू को खूबसूरत बना रहे हो, लेकिन इस बात को मत भूलिए कि जम्मू सुरक्षित किनके कारण है, और जिनके कारण सुरक्षित है, अगर उनके साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा, आपकी ये सारी की सारी खूबसूरती धरी रह जाएगी। कर्नल साहब, हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर आपको तकलीफ देंगे। बहुत सी बातें हैं जो हमने अभी भी करनी है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि जिस तरह से पिछले एपिसोड में हमारी बात काफ़ी दूर तक पहुंची, और इस बात को भी लेके चर्चा जरूर होगी, और आने वाले समय में वो सब कुछ जो पूरे देश में हो रहा है वो जम्मू कश्मीर में भी होगा। जब जम्मू कश्मीर को आप यही कहते हो कि 370-35 से हटाने के बाद सारे देश के कानून जहाँ लागू हैं, सारे देश के विधान जहाँ पे लागू हैं, फिर ये क्यों नहीं। कर्नल साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।